के दम में बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि 11 बजे से वोटों की गिनती का सिलसिला है शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च पद के लिए आज मतगणना होनी है। इससे पहले 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज 11 बजे संसद भवन परिसर में मतगणना शुरू हो जाएगी। और देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद भवन की तैयारियां बहुत सारी की जा चुकी है और जिनको सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि अंतिम रूप इस वक्त दिया जा रहा है और कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ती जा रही है। और आज 5 बजे 5:30 बजे नतीजे आ जाएंगे और देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधा हम इस वक्त उनका रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता सपा। बहुत स्वागत है नवीन जी। और राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत राघवेंद्र जी आप ही से कर रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत की तरफ इस समय बीजेपी, क्या कुछ कहेंगे? स्वाति जी, बिल्कुल सही बात है। जीत तो पहले दिन से ही निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सदैव राय कदम से देश की पहले आदिवासी महिला के पक्ष में अपनी जो स्वीकृति जाहिर की कि देश के प्रथम नागरिक को उसका उम्मीदवार बनाया, तो संपूर्ण विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए था। लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा, विपक्ष अपनी फूल की भांति जिस तरीके से अपनी जो उनकी प्रक्रिया है, जिस तरीके से उनकी कार्य पद्धति है, जिस तरीके से भाजपा विरोधी उनकी नीति रही है, उसके चलते उनको समर्थन नहीं किया। लेकिन उससे ज्यादा दुर्गति विपक्ष उम्मीदवार विपक्ष की थी। विपक्ष में जिस तरीके से संपूर्ण विपक्ष बिखरा सा नजर आया, ममता बनर्जी तक उनके साथ नहीं रही, शरद पवार ने फोन उठाने से मना कर दिया। और उसके बाद अंततः सबसे बड़ी बात तो यह, इनको कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जिसको भी कम से कम विपक्ष तो अपने साथ खड़ा नजर आए। पूरा विपक्ष अलग था, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित प्रत्याशी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से निकाला हुआ प्रत्याशी उनको मिला। तो पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी और विपक्ष बिल्कुल हाशिए पे खड़ा नजर आ रहा था। हम लोग देश में पहली महिला राष्ट्रपति देने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक मात्र एक प्रक्रिया थी। राष्ट्रपति तो जिसकी सरकार होती है, अभी तक ऐसा रहा है, राष्ट्रपति उसी दल का होता रहा है। लेकिन इसमें विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को जहां एक तरफ बढ़त मिली है स्वाति, ठीक है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ गेन किया है, वही रेत की भात पूरे विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जितने भी देश के छोटे बड़े राजनीतिक दल हो, उसके हाथ से रेत की तरीके से राजनीतिक। राघवेंद्र जी, एक आरोप और भी इस वक्त लग रहा है, क्योंकि आदिवासी महिला हैं और आरोप ये लग रहा है कि 18 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर सीधा फोकस इसका भी है। नहीं, देखिए, ये भाई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दल है, अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए मुझसे यथासंभव होगा, संविधान के दायरे में न्याय संगत होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी भी करती है। इससे हम इनकार थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रत्याशी पर आप जब नजर डालिए, उस प्रत्याशी जो एक बहुत ही सामान्य परिवार या कहें गरीब परिवार से निकल करके आई, उसका संपूर्ण जीवन आदिवासी क्षेत्र में गुजरा, उसकी ईमानदारी की कसीदे कढ़े जाते हैं, उनकी ईमानदारी के कस्में खाई जाती हैं। वो जिस तरीके से अपना पूरा जीवन आदिवासी क्षेत्र में गरीबों के बीच में दिया, सामाजिक काम किया, उसकी तुलना समाज संपूर्ण विपक्ष से अपने कैसे कर सकता है? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में हर संगठन, क्या विपक्ष अपने आप को मजबूत करने के लिए कदम नहीं उठाता है क्या? कोई भी दल अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करने का काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर के चलती है। तभी एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज इस स्तर तक पहुंची है। देश को पहले आदिवासी महिला उम्मीदवार दिया और वो बस एक प्रक्रिया पर रह गई है। देश को पहला राष्ट्रपति आदिवासी महिला के रूप में मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और आप पूरी तरीके से आश्वस्त है। हालांकि नतीजे 5:30 बजे आ जाएंगे, लेकिन आंकड़े पूरी तरीके से अभी आप ही के पक्ष में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास राघवेंद्र जी हम वापस लौटेंगे। राजेश शर्मा और नवीन दुबे पर भी एक रिएक्शन इनसे हम ले लेते हैं। नवीन जी, क्या कुछ कहेंगे? आज चिंता की कुछ लकीरें दिख रही हैं आपके माथे पर, क्या कहेंगे? स्वाति जी, देखिए, ऐसा है, इसमें चिंता की लकीरों वाला कोई विषय नहीं है।
देश का एक शीर्ष और सर्वोत्तम पद, सबसे ऊंचा पद, संविधान में वर्णित पद राष्ट्रपति का। प्रश्न इस बात का आज मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उठाऊंगा कि क्या इस देश के अंदर राष्ट्रपतियों ने, जो भी राष्ट्रपति बने हो, जिन कालखंड में बने हो, इस देश के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से किया है क्या? या आज जो भी राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुने जाएंगे, क्या वह जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे या केवल पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश की यह है कि शीर्ष पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है, उनके आंख पर एक ऐसा चश्मा लग जाता है कि उनको जनता का दर्द नहीं दिखाई देता है, सरकार की गलत नीतियां समझ में नहीं आती हैं, भ्रष्टाचार और भुखमरी, गरीबी वो नजर नहीं आती है। जब तक इस देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को आप केवल जातियों से नवाजते रहेंगे। मैं तो कहता हूं एनडीए को चाहिए कि जिस तरीके से आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है, आगामी चुनाव में सारे देश के अंदर दलितों, बैकवर्डों, गरीबों, मजदूरों को अपना प्रत्याशी बना दें। हम समझेंगे इनकी वास्तविक हमदर्दी। और कहूंगा मैं, रामनाथ कोविंद जी दलित से आते थे, 5 वर्ष वो इस देश के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने किसी भी एक जगह, एक ग्राम में कहीं किसी दलित समाज के व्यक्ति का भला किया हो या दलितों के उत्थान की कोई बात कभी बोली हो जिसका अमल सरकार द्वारा किया गया हो, तो मैं मान लूंगा कि जो निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी एक सफल राष्ट्रपति इस देश के लिए हो सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अंतरात्मा की आवाज पर जैसे लोगों से वोट देने की अपील की जाती है, जनता से अपील की जाती है कि आप सरकार का सहयोग करिए, मैं राष्ट्रपति पद पर मनोनीत चुने जाने। आपकी आवाज नवीन दुबे जी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा से हम दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास हम आएंगे। नवीन जी आपकी बात हालांकि सुन लिया राघवेंद्र जी ने, उस जवाब हम उनका लेंगे। ठीक है राजेश जी, आप भी इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए कि आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे या फिर अपनी पार्टी की तरफ निष्ठा रहेगी? और देश के सर्वोच्च पद के लिए जो व्यक्ति निर्वाचित होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? स्वाति जी, मैं राष्ट्रपति चुनाव की जो आज गिनती शुरू होने जा रही है, मैं स्वागत करता हूं और जो भी बनेंगे उसको बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे काबिल दोस्त जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, ये लोग पढ़ के क्यों नहीं आते हैं? जैसे इनके प्रधानमंत्री जी नहीं पढ़ के देश चला रहे, वैसे ये लोग भी नहीं पढ़ के आते हैं। सबसे पहला इनका शब्द था कि हमारे इन पे उम्मीदवार नहीं है, इन्होंने बीजेपी का उम्मीदवार ले लिया। लेकिन आपको मालूम है देश में आपकी जो सरकार चल रही है वो कांग्रेस के सांसद और विधायक तोड़ के आपकी सरकार चल रही है। एक व्यक्ति अपनी बात कहिए, आपकी सरकार, आप लोग अपना सत्ता कबूलना, आप सत्ता कबूलना जानते हैं। आपने मध्य प्रदेश की सरकार ले ली, आपने महाराष्ट्र की सरकार ले ली, केंद्र में जितने भी आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे कांग्रेस के हैं, सारे कांग्रेस के हैं। और आप कहते हैं कि आपका प्रत्याशी ले लिया। ये राजनीति है, जो आदमी सही होगा वो आपका साथ नहीं देगा। जसवंत सिंह जी ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? क्या देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं? आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूं कि दलित समाज को इन्होंने दिए उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति के लिए। लेकिन स्वाति जी, आप दलितों की बरातें नहीं चढ़ने देते, ये लोग घोड़ी पर दूल्हे को नहीं बैठने देते। ये अंतरराष्ट्रीय दिवस में बैठकर झूठ बोलते हैं ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं। इनका झूठ का पुलंदा है। इन्होंने देश को गर्द में धकेल के रख दिया, महंगाई की मार झेल रहा है। ये सरासर झूठ बोलते हैं, ये लोग पढ़ के नहीं आते, इनको आप बैठा के क्यों? इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। ये अम्बेडकर जी का इतिहास स्वीकार नहीं करते, ये गोडसे का इतिहास स्वीकार करते हैं। इन्होंने देश चलाने की नहीं, देश लूटने की भावना से ये लोग देश में आए हैं। 2014 में आए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, 10 सर लेके आएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक सिटी नहीं बनी। अरे आप राजेश जी बात हो रही राष्ट्रपति चुनाव को, विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए। 11 बजे मतगणना शुरू होगी और फिलहाल हमारी डिबेट इसी पर है, इसी पर रहिए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़। ठीक है राजेश जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं स्वागत करता हूं, राष्ट्रपति चुनाव का।
आनंदीबेन बने, जसवंत सिंह जी बने, ये बहुत दिन बाद आएगी। लेकिन मैं आपको आप बता दूं, विषय पर बोलिए राजेश जी, विषय पर चुनी हुई सरकारों को घेरने का काम ठीक है। करते हैं, तो आनंदीबेन के चुनाव में ठीक आगे क्या है है? राजेश जी, ठीक है। अब राघवेंद्र जी अरे आप आप इनको झूठ बोलते हैं, आप ठीक झूठ है, आप बोलते हैं। जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नवेद जी के पास जाऊंगी। मैं सम्मान करता हूँ दलित ठीक महिला है का। दलित राजेश जी, महिला अभी का- आपके दलित पास महिला का वापस मैं सम्मान लौटेंगे। करता हूँ, जो राघवेंद्र जी, इसका विधायक जवाब के पद पर दीजिए। होते हुए अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सवाल पाए, लगातार उनको उठ रहे हैं। उनको राष्ट्रपति पद के लिए आप लेके आए हैं, केवल वोट की राजनीति के लिए लेके आए राघवेंद्र हैं जी। लोग। ठीक है राजेश जी, चलाएंगे। ठीक है राजेश जी, आपके पास वापस लौटेंगे। बीजेपी पार्टी नहीं। अरे राजेश जी ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। अरे स्वाति जी, कमाल की बात ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करते हैं। हमको इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जनता की राजनीति करते हैं, पूरे 24 घंटे समाज में रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के काम करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के एडवांस में कहते रोड शो होगा हमारी राष्ट्रपति बनने पर। क्या तैयारी है आपकी? आप लोग प्री प्लानिंग से चलते हैं, आप लोग सरकारों को घेरने का काम करते हैं। आप देश नहीं चला रहे हैं, आप अडानी अंबानी के नीचे कार्य कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। देश भी चला रहे हैं, समाज भी चला रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र देने का काम करिए। बिल्कुल नहीं चला रहा। महंगाई की मार, मोदी सरकार महंगाई की मार, मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी जी की प्राइवेट लिमिटेड सरकार है। आप झूठ बोलते, आप आगे से जाते हैं जनता के सामने, आपको शर्म नहीं आती जनता के सामने आने में? आप हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आटे के ऊपर आपने जीएसटी लगाई है, आटे के ऊपर, दूध के ऊपर। देखिए, दही के देश की ऊपर। सर्वोच्च आज पद लूट मचा रहे का हैं देश में। इलेक्शन आप हुआ देश के अंदर लूट 18 मचा तारीख रहे को हैं। और आज नतीजे आएंगे और देख लीजिए और जो कितना ये राजनीतिकरण आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये बदले की भावना छोड़ रही है। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। एक रिएक्शन नवेद जी का भी इस पर ले लेते हैं। नवेद जी, आप देख रहे हैं किस तरीके की इस वक्त राजनीति हो रही है, तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल खूब सारे उठाए जा रहे हैं, कैसे आकलन करेंगे आप? देखिए, आप जो विषय है और उसके ऊपर जो आप चर्चा कर रही हो, उसका फर्स्ट सेगमेंट लगभग हो गया है। और मैं तो तारीफ़ करूंगा हमारे विपक्ष के साथी जो हैं शर्मा जी और दुबे जी, इनकी ये काबिलियत है कि लगातार इन्होंने उस विषय को पलट दिया, क्योंकि वो जो विषय है वो इनकी कमज़ोरी है। दरअसल ये चुनाव जो हो रहा है, इसमें अगर सत्ता पक्ष जीतता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सत्ता पक्ष इसलिए जीतता है क्योंकि उसके नंबर्स ज़्यादा है, ये आम तौर से होता है। विपक्ष इसलिए हारता है, विपक्ष में वो विपक्ष में इसका मतलब उसके नंबर कम है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट होता है, एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है। मैं भाजपा के प्रवक्ता की इस बात से सहमत हूं कि ये चुनाव जो है विपक्ष की किरकिरी कर रहा है। देखिए, वो लामबद्ध नहीं हो पाए, वो इकट्ठा नहीं हो पाए, उनकी यूनिटी जो है वो खंडित होती नजर आई। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि दल, अलग अलग दल जो हैं वो एक साथ नहीं आए। बात इस बात की भी है कि दलों में भी टुकड़े हो गए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें थी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वोट थे और अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि बड़ा विपक्षी दल है, बहुत बड़ा सूबा है। लेकिन क्या हुआ, गठबंधन में ही डिस्प्यूट्स हो गए। उसी के साथी चाचा कहने लगे कि हम नहीं वोट देंगे, हमें अखिलेश जी ने बुलाया ही नहीं। राजभर जी कहने लगे हमें बुलाया ही नहीं, भाई मेरा अपमान किया, मैं तो वोट देता लेकिन नहीं दूंगा। लेकिन ये सारी छोटी छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। और लोकसभा में क्या होगा ये अंजाम नजर आ रहा है। एक बात को मानना पड़ेगा कि ममता जी बहुत प्रभावशाली हैं, क्योंकि वो मोदी लहर में जिस तरह लगातार वो जीत रही है, तमाम सिर पटकने के बाद भी भाजपा के वो जीती, उनके ऊपर देश की निगाहें थी कि हर ये लड़ सकती हैं, ये यूनाइट कर सकती है विपक्ष को। शरद पवार जी बहुत सीनियर हैं, मोदी जी ने एक बार कहा था कि सबसे ज्यादा सीनियर और राजनीतिक समझ रखने वाले सब साइडलाइन हो गए। शिवसेना अलग समर्थन में आ गई, समाजवादी पार्टी जिस पर निगाहें थी वो अलग हो गई। कांग्रेस के साथ ही बैठे में, इसलिए भी कांग्रेस का फर्ज था सबको यूनाइट करना, सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है, सबको यूनाइट नहीं कर पाए ये लोग। अब यहाँ पर बहुत बड़ी और यहाँ पर गौर करने वाली बात, नवेद जी, ये भी बुलाया ही नहीं। अरे भाई,
कहा कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व था यूनाइट करने का। मायावती जी ने साफ तौर से कहा, अगर गलत कहा तो इस बात को कांग्रेस बताते या विपक्षी दल का खेमा बताता। भाई मायावती जी को बुलाया ही नहीं गया जब मीटिंग हुई। उन्होंने कहा हम क्या करें भाई, अब हम समर्थन उनका कर उन्होंने क्लियर कर दिया। और नवेद जी, गौर करने वाली बात यह है कि परंपरागत तरीके से जो विरोधी हुआ करते थे उन्होंने भी इस बार समर्थन दे दिया है। ये देखिए जी, बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए एक बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो एक बात निकल के आई थी कि अगर आप यूनाइट नहीं हो पाते, अगर आप लड़ नहीं पाते, तो उतना अच्छा बहाना था कि यूपी से ही कह दिया जाता। यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्रत्याशी मुझे पसंद आ गए, इसलिए हम लोग समर्थन कर देंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे। भाई अगर आप यूनाइट लड़ने का दम नहीं था तो आप नहीं लड़ते और सब लोग आपकी सराहना करते। आप यही कहते थे कि उन्होंने प्रत्याशी इसलिए खड़ा किया, हमारी पसंद का पसंद किया गया, पसंदीदा है, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी नीति है, हमारी पॉलिसी है, इसलिए हम समर्थन किए दे रहे हैं। चलिए समर्थन आपने नहीं किया तो आपने फिर बाद में एक मुद्दा और उठ गया कि साहब जिनको विपक्ष ने खड़ा किया है और जो समाजवादी पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है, एक नया इशू आ गया कि साहब मुलायम सिंह यादव को ISI के ये एजेंट कहते थे, उनका समर्थन कहते थे। नई नई मुसीबतें आ गई। और एक बात को मानना पड़ेगा, देखिए ऐसा है कि 20-25 साल से क्या हो रहा है कि खेमे लड़ते हैं, एक दल लड़ने की पोजीशन में नहीं होता, यूनाइट होते हैं, UPA, NDA, थर्ड फ्रंट। तो लोकसभा में कोई सिंगल पार्टी नहीं लड़ती है, ये जो यूनाइट होते हैं यही ऊर्जा, यही ताकत चुनाव में एक ताकत पैदा करती है। तो अब आप अंदाजा लगाइए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, कितनी बड़ी ताकत है आज की तारीख में। उससे लड़ने के लिए सब क्योंकि ये मोर्चा एकजुट है, कोई जो मोर्चा है वो पूरी तरह से बिखर गया है। आप बताओ कि ये समय जो है ये इस बात को साबित कर रहा है कि लोकसभा में क्या होने वाला है। बिल्कुल। नवीन जी, सवाल आपसे है और राजेश जी ये सवाल आपसे भी है, इसलिए आप लोग सर क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपके पास जो आंकड़े का जादू है वो फिलहाल दिख नहीं रहा है? स्वाति जी मैं जवाब दूं? जी स्वाति जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी मैं नाविद शिकोह जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई, चाचा का भी जिक्र किया और राजभर साहब का भी जिक्र किया। तो देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है और उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है कि चाचा की अगर आप हिस्ट्री पर जाएं तो 2017 के परिणाम के बाद से जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो चाचा ने पार्टी के विरुद्ध जाकर चुनाव लड़ा था फिरोजाबाद में और पार्टी के खिलाफ काम किया था। फाइनली जब आप पार्टी के खिलाफ, आपने अपनी पार्टी बना ली, अब आप पार्टी बनाने के बाद अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो आपने दोनों हाथों में लड्डू रखने की मनसा से चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, एक सीट पर आपने समझौता कर लिया। एक सीट पर समझौता करने के बाद में आपने कहा अगर सपा की सरकार आ जाएगी तो हम बेस्ट कैबिनेट मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, नहीं तो हम विपक्ष भी ये सपना देखने लगे कि नेता प्रतिपक्ष हम हो जाएंगे। जब अखिलेश जी ने उनके इस मनोदशा पूर्ण नहीं होने दिया, ड्राइविंग सीट पर बैठे तो उनको छटपटाहट होने लगी। दिक्कत उनको इस बात की है, उनकी कोई नीति नहीं है। राजभर जी का जहां तक सवाल है, मैं एक ही बात कहूंगा कि वो राजनीति के वो भंवरे हैं जो हर फूल पर मंडराते हैं, इसलिए उनका कोई बहुत बड़ा वजूद कितना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबको पता है। फिर भी तो आपने खुद पर बैठाया ना, आप उनको भंवरा कह रहे हैं। शायद इससे पहले आपको फायदा दिख रहा था इसीलिए आपने बैठाया और खुद ही उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए और पार्टी छोड़ दी। इससे पहले जब बीजेपी में थे तब बीजेपी पर भी वो गंभीर आरोप लगाते थे। अब हालांकि ये खबरें आ रही है कि वो फिर से एक बार जा सकते हैं बीजेपी में, एनडीए में। गठबंधन करते थे, कभी वो MIM के साथ मिलते थे, फिर उनको लगा कि नहीं हमें अखिलेश जी का दामन थामना चाहिए, वो आए, उनका स्वागत किया अखिलेश जी ने। उन पर सर बात नहीं हो रही, सवाल ये है कि आप लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे। ठीक है, आप सबसे बड़ी बात ये, तारीफ की बात ये है कि आप जानते, लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और एकजुटता दिखी नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत आप नहीं हारे। और लेकिन आंकड़ों का जो जादू है वो फिलहाल आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है। नवीन जी, राजेश जी। स्वाति जी, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, 11 बजे वोटिंग शुरू हो रही है। और नवेद जी की बात का मैं स्वागत करता हूं, नवेद जी बड़ा अच्छा बोले।
और उसी भाषा में बोले जिस भाषा में बीजेपी के लिए बोलना चाहिए। स्वागत करता हूं नवेद जी आपका। और मीडिया का चलन है बीजेपी के भाषा में बोलने का, कोई बुराई नहीं है। आप बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, आप उसी पहाड़े को पढ़ रहे हैं जैसे कि बाकी की मीडिया पढ़ती है, कोई बात नहीं। लेकिन 5 बजे परिणाम आने दिए नवेद जी, और मैं जानता हूँ यशवंत सिन्हा जी देश के राष्ट्रपति बनेंगे। और रही आंकड़े की बात, तो अंदर पेटियों में किसी ने कुछ नहीं देखा क्या है। और ये जो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, अगर राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा जी बनते हैं यहाँ या द्रौपदी जी बनती हैं, दोनों का मेरी नज़र में सम्मान है, दोनों सम्मानित पद हैं और इस पद पर जो भी बैठेंगे उनका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सरकार चुनी हुई सरकारों की कुर्सियां छीन सकती है, सरकारों को घेर सकती है, मुख्यमंत्री को हटा सकती है, जो सत्ता चुरा सकती है, वो पार्टियों के अंदर के विधायक MP MLA भी चुरा सकती है। ये लोग माहिर हैं गठजोड़ में माहिर हैं। लेकिन नवेद जी इतना नहीं बोले, नवेद जी सही नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं नवेद जी, आप मजबूर होंगे, नहीं जब विषय होगा उसमें बोला जाएगा। आज आप यूनाइट नहीं है, इस बात को कहा जाएगा। आपने मायावती को नहीं बुलाया, दलितों की नेता हैं, आपकी अपरिपक्वता नजर आई, अगर नजर आई तो आईना महंगाई पर, सरकार की असफलता विसफलता पर जब डिबेट होगी सबसे ज्यादा बोलेंगे, सही वोटिंग भारतीय जनता पार्टी की हर कमी पर बोलेंगे। वो सही वोटिंग नहीं, महंगाई की मार है, लेकिन ये विषय इस समय नहीं है। इस समय विषय है कि लड़ नहीं पाया। मुझे लगता है नवीन जी जवाब नहीं है, जवाब इनके पास नहीं है। ये लड़ नहीं पाए, ये यूनाइट नहीं हो पाए, इनकी कमजोरियां हैं, ये इन्हीं में फंसे हैं, ये कहीं फंसे हैं, कहीं कोई डर है, कहीं कोई भय है। उतना ही पढ़े हैं जितना पढ़ाया गया है। कोई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रदर्शन करने के अलावा याद रखें, आपको महंगाई पे कितने प्रदर्शन आपने किया? जो जनता के एक रिएक्शन नवीन जी से भी इस पर ले लेते हैं। सर 30 सेकंड में अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद राघवेंद्र जी से इसका जवाब से वोट यशवंत सिन्हा जी को देगा, और जो गुलामी की राजनीति करेगा वो बीजेपी को पक्ष में जाएगा। स्वाति जी, राजेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैं तब बोलूं। जी आप कीजिए। स्वाति जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बोलिए। राष्ट्रपति इस देश में पहले से बनते चले आए हैं, आज भी हमें नए राष्ट्रपति मिलने वाले हैं, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी के शक्ल में हो या फिर यशवंत सिन्हा जी की शक्ल में हो। मैं एक ही बात कहूंगा कि क्या इस देश के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर राष्ट्रपति ने अपने दायित्वों और अधिकारों का पालन किया है? और क्या ये राष्ट्रपति भी कुछ अलग हटके करेंगे या केवल उसी परंपरा का निर्वहन करते रहेंगे जिसको इस देश की जनता रबर स्टैंप कहती है? बिल्कुल राघवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। क्या ये राष्ट्रपति सिर्फ रबर स्टैंप होंगे या फिर जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं नवीन जी और राजेश जी, जवाब दीजिए इस पर। नहीं, देखिए ऐसी बात है, राष्ट्रपति जैसे गंभीर विषय, गंभीर दायित्व को लेकर के, देश के प्रथम नागरिक को लेकर के इस तरीके से सीधे सीधे ऐसी बात कहना जिसमें उनको अपमान होता हो, हमें लगता है ये उचित नहीं है। राष्ट्रपति एक बहुत गरिमामय दायित्व है। देखिए संविधान में किसको अधिकार निहित है वो पूरी दुनिया जानती है। राष्ट्रपति हमेशा अपने अधिकार मेरे पालन की बात हो रही है। पहले राघवेंद्र जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने सवाल उठाइए। राजेश जी और नवीन जी पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए उन्हें। बैठा देंगे, देश की हालात नहीं दिखाई देंगे, वो उस पर बोलेंगे। तीन पद में बैठे हुए व्यक्ति की मर्यादा, उनके विवेक का मतलब क्या रह जाता है? मैं सवाल उठाऊंगा और इस देश की जनता की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या बेसिक की बातें करते हैं आप लोग? क्या राष्ट्रपति बेरोजगारी दूर करने लगेंगे? राष्ट्रपति के अधिकार आप बताइए ना, रामनाथ कोविंद जी ने इस देश के अंदर कितने दलितों का भला किया? देश की प्रमुख समस्याओं पर वो कब बोले, कब उन्होंने नवीन जी आ रहे हैं आपके पास। नवीन जी आप अपने सवाल उठाइएगा, जवाब दीजिएगा, पहले कंप्लीट तो कर लेने दीजिए उनको। बयान दिया था राष्ट्रपति ने इस देश के अंदर। राष्ट्रपति का काम क्या होता है बताया आपको? राष्ट्रपति बेरोजगारी नहीं, आप बताइए। आराम से बात रखिए। आप संविधान बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, राजनीतिक परंपराएं बदल देते हैं, मर्यादाएं बदल देते हैं। प्रधानमंत्री जी का काम क्या होता है? महंगाई बढ़ाना। आपको ये पता है, प्रधानमंत्री जी का ये काम है। एक सार्थक बहस सुन लीजिए आप लोग, एक सार्थक बहस का हिस्सा बनिए। इस तरीके से तू मैं करके डिबेट सार्थक नहीं हो पाएगी। शांति से जवाब दीजिए, पूरी बात सुनिए, ठीक है? आपका राघवेंद्र जी कंप्लीट हो गया। नवीन जी अब क्यों जुमलेबाजी छोड़ रहे हैं आप यहाँ पे? ठीक है राजेश जी आ रहे हैं आपके पास। नवीन जी
स्वाति जी नहीं, मुझे बोलने दीजिए। यही बात मेरा कहूंगा, समाधान हम द्रौपदी कैसे मुर्मू आप का अपने स्वागत आप करते हैं। देखिए आप सब बोलेंगे तो क्लियर कुछ नहीं हो जसवंत जी का स्वागत पाएगा। करते आपका हैं। जो नजरिया है वो स्वाति दर्शकों जी, तक नहीं पहुंच पाएगा। आप पहुंचाना चाहते हैं, वो कायदे से पहुंचनी चाहिए। मेरा एक ही कहना है स्वाति स्वाति जी, मुझे बोलने इस दीजिए। देश ठीक के है, आ रही हूं अंदर, आपके इस पास। देश के अंदर जिस दिन राष्ट्रपति की अंतरात्मा जाग जाएगी, राष्ट्रपति अपने विवेक से फैसले लेने लगेंगे, तो ये देश पॉलिटिकल ग्रोथ लेगा, वास्तव में पौने की चिड़िया बन जाएगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि इस देश के राष्ट्रपति केवल बंद कमरे में बैठकर अपने काम करते रहते हैं। क्या काम करते हैं, जनता तक वो काम नहीं पहुंचते, ये वास्तविकता है। ठीक है, अब जवाब दीजिए राघवेंद्र जी शांति से इसका। नहीं, देखिए स्वाति जी, मैं अपनी बात कह रहा था। ये लोग बीच में बोलने लगते हैं, फिर बोलने लगेंगे। इनको शायद ये जानकारी नहीं होती है राजनीति का ये राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति किस अधिकार के तहत अपना काम कर सकता है। देश के संविधान ने उनको जितने अधिकार दिए होते हैं उसके तहत देश का हर राष्ट्रपति ने काम किए हैं, चाहे कांग्रेस के समय राष्ट्रपति रहते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय। हमारा एक और निवेदन है, इतने गंभीर दायित्व को देश के प्रथम नागरिक को इस प्रकार से राजनीति में घसीटा जाना हमें लग रहा है बहुत ही ओछी हरकतें हैं। राष्ट्रपति के विषय में इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। आप मोदी के लिए कहिए, मैं जवाब दूंगा। मोदी के लिए आप कहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कहिए। ठीक है, राजेश जी इसका जवाब दीजिए कि इतने गरिमामय पद के लिए, सर्वोच्च देश का पद है ये राष्ट्रपति का, और इस तरह की बातें करना क्या शोभा देता है? राघवेंद्र जी कह रहे हैं इस पर, जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं। स्वाति जी, मैं ओपनिंग में ही आपसे बोल चुका था, सम्मानित पद है, मैं इसकी गरिमा को जानता हूं और मैं इनका स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। जो भी राष्ट्रपति बनेंगे इनका दिल से सम्मान है, उनका विरोध नहीं है। ये कार्यशैली, इनकी मोदी सरकार जी की कार्यशैली का विरोध है हमारा। राष्ट्रपति जो भी बनेंगे उनका सम्मान है, स्वागत है, क्योंकि ये देश की 15वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, गरिमामय पद है ये, हम इसका सम्मान। लेकिन इनकी कार्यशैली जो है, ये भी ऐसे ही कहते हैं। मेरे दोस्त नवीन जी ने कहा क्या राष्ट्रपति जी कुछ बदलेंगे, कुछ कार्यशैली को बदलेंगे, नया कुछ करेंगे? तो इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ ये रबड़ स्टाम्प बनेंगे या कुछ करेंगे, मैं ये वही कह रहा हूँ। और देश के लिए कुछ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि आज देश महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। और ये जो कहते हैं कि कांग्रेस में क्या हुआ, तो कांग्रेस में देश में सुई नहीं बनती थी, अंतरिक्ष पे पहुंचा दिया कांग्रेस ने देश को। ये लोग जब से आए हैं तब से देश की सेल हो रहा है, बेरोजगारी खत्म हो गई इस देश में। आज युवा सड़कों पे घूम रहा है, सड़कों पे महंगाई की मार, मोदी सरकार। विषय में बताइए, आप जसवंत सिन्हा को क्यों लाए, ये बताइए, इनमें योग्यता क्या है? आप एक बात बता दीजिए। जसवंत सिन्हा, सच आप सुन नहीं सकते, सच आप सुन नहीं सकते, योग्यता बताइए। आप सच नहीं सुन सकते, आप सच नहीं सुन सकते, आप सच नहीं सुन सकते। मैं राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूँ, मैं द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करता हूं। अगर वो राष्ट्रपति बनती है, यशवंत सिन्हा जी बनते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन आपकी कार्यशैली है कि आप लोग जब सरकारें गिरा सकते हो तो विधायक हमने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया, यही है। अरे हिंदुस्तान के इतिहास में आटे पे जीएसटी लगा दी, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ आटे पे जीएसटी लगा दिया। देश के गरीब महिला को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, बच्चों की किताब कॉपी पर जीएसटी लगा दिया। और जब कांग्रेस सरकार थी तो जीएसटी का विरोध करते थे, आधार कार्ड का विरोध करते थे। इतना राजनीतिकरण हो रहा है, समझ में आ रही है। नवीद जी बिल्कुल। 5 बजे आनंदी बहन जी, सॉरी द्रौपदी मुर्मू जी या जसवंत जी बनते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं राष्ट्रपति के लिए। गरिमामय पद है, मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ बदलाव आता है अगर इनके बनने से, तो देश का हित होगा और देश जो डूबता जा रहा है वो बच जाएगा। देश का सर्वाधिक सबसे ज्यादा सम्मानीय पद है, इस बात में कोई शक नहीं है और ये सब लोग जानते हैं। उसके बारे में हमें बड़ा संभल के बोलना है, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन जनता, एक आम इंसान, विपक्ष, उसके प्रवक्ता का भी एक बड़ा हक है, उसका भी एक अपना सम्मान है। और कुछ सवाल होते हैं जिसमें बैरियर्स नहीं होना चाहिए। सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सवाल अपनी जगह है। सवाल का भी अपना एक सम्मान होता है और सवाल की भी एक आज़ादी होती है। यदि इस वक्त राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं,
अगर उसके ऊपर चर्चा हो रही है तो ये सवाल लाजमी है कि हमारे ऐसे राष्ट्रपति की आगे की कार्यशैली ये हो कि वो अपने विवेक से काम करें और एक विचारधारा पे काम नहीं करें, देश की विचारधारा पे काम करें। ये हमारी मनोकामना, हमारी शुभकामना और ये हमारी मांग और ये हमारी इच्छा हो सकती है और इस पर बहुत सही बोले, बहुत सही बोले। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है, इस बात को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के एक प्रोटोकॉल का उसी का एक हिस्सा होते हैं। और मैंने अपने 50 साल के जीवन और 30 साल की पत्रकारिता में पहली बार देखा है कि राज्यपाल राजनीतिक बयान देते हैं। ये सोचनीय है, बिल्कुल ये सवाल उठता है, ये गंभीर सवाल है। मैंने खुद देखा पॉलिटिकल बयान। नवेद जी बड़ी खुशी हुई, नवेद जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सर्वोच्च पद पर वो जल्दी आ गए। ठीक है राघवेंद्र जी, ये बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो नवेद जी ने कही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत ही गहन विचार विमर्श के बाद देश को एक पहली आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति पद के लिए और बहुत ही सोच विचार करके बुलाया। वो किसी चांदी के चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुई थी, इनके परिवार में राजनीति नहीं होती थी, ये कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आई है कि इनके परिवार में राजनीति होती थी। बहुत ही गरीब परिवार से उठ करके यहाँ तक आए। बहुत ही विचार विमर्श के बाद ये हुआ है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में पहले बहुत अथक परिश्रम किया, अथक मेहनत की, उसके बाद धीरे 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 होते हुए यहाँ तक पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसके पक्ष में पूछने को कहे, तमाम दलीलें दे सकती है। मैंने द्रौपदी मुर्मू को क्यों प्रत्याशी बनाया राष्ट्रपति पद पर। विपक्ष का एक सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू ही क्यों, और भी तो तमाम चेहरे आपके यहाँ पार्टी में होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जमीन से जुड़े होंगे, आपने उन्हें क्यों नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका ये स्वाति जी। देखिए, राष्ट्रपति तो देश का एक ही होगा। सूची में तमाम नाम थे, लेकिन बहुत ही पैमाने पर जब उनको देखा गया तो सबसे उचित नाम वो बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, एक महिला है, एक आदिवासी महिला है। ठीक है, एक आरोप ये भी है राघवेंद्र जी, एक आरोप ये भी है कि मोदी जी जो कहेंगे वो एक रबर स्टैंप का काम करेंगे। इससे पहले ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, इससे पहले भी आरोप लगे। हालांकि सर्वाधिक सर्वोच्च पद है, आरोप नहीं इस तरीके के लगने चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको माननी होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर बात होती है तो देश में कांग्रेस शासन में बहुत से ऐसे राष्ट्रपति हुए, अभी उपराष्ट्रपति के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगे और उस विषय को लेकर के हम आए तो क्या उचित होगा? क्या बहुत से जो अभी आपके जो उपराष्ट्रपति थे कांग्रेस की सरकार में जो बनाया था, तो उनके विषय में अगर इस प्रकार की बातें कर ले, क्या उचित होगा? हमें लगता है आप जिक्र कर रहे हैं हामिद अंसारी का, आप हामिद अंसारी का जिक्र कर रहे हैं ना जी। लेकिन ये कहना नहीं चाहिए, ये सब विषय है। अगर हामिद अंसारी वाला विषय आया, जांच का विषय जो होगा न्यायालय करेगा उसमें। लेकिन हमारा मानना जो है, मेरी बात होनी चाहिए। स्वाति जी देखिए, ये लोग बीच में इंटरप्ट करते हैं। अरे राघवेंद्र जी, कोई नहीं इंटरप्ट कर रहा है, कंप्लीट कीजिए, पूरा मौका दीजिए। अच्छा, देखिए, कोई भी अगर राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, ये राजनीतिक दायित्व नहीं होते हैं। स्वाति जी, ये राजनीतिक दायित्व नहीं होते, इनसे राजनीति करने से बचना चाहिए। कोई भी राष्ट्रपति हो, उसको सलाम माथे पर लेना। सवाल तो राघवेंद्र जी ये उठ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन कीजिए राष्ट्र के प्रति, लेकिन सवाल विपक्ष ये लगा रहा है कि वो तो सिर्फ पार्टी के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। नहीं, ये सब फर्जी आरोप है। इस प्रकार की बातें करना हमें लगा न्याय संगत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की बातें राष्ट्रपति दायित्व के लिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नवीन जी कंप्लीट कीजिए। स्वाति जी, मैं बहुत राघवेंद्र जी आप हर बात पर राष्ट्रपति को बीच में बुला रहे हैं। राजेश जी आ रही हूँ आपके पास, राजेश जी अभी आ रही हूँ आपके पास, पहले नवीन जी को सुन लीजिए। मेरी 30 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी, फिर आप 2 मिनट बोलिएगा। मैं कतई बीच में डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं कर पाती नहीं। राघवेंद्र जी, मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है। आपने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत गरीब परिवार से आती हैं, बहुत आर्थिक स्थिति उनके परिवार की खराब थी। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी बहुत गरीब परिवार से आते थे, स्टेशन पर चाय बेचते थे, उस स्टेशन पर बेचते थे जब उनके पीरियड में बना नहीं था। भीख भी उन्होंने 35 साल मांगी है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तपस्या भी कर ली। ये सारी चीजें उन्होंने करने के बाद वो इस देश के प्रधानमंत्री बने और आज की तारीख में भी पहनना जानते हैं, फैंसी ड्रेस एक से एक बढ़िया पहनते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। ये इस तरीके की गरीबी का प्रमाण है कि इस ऐसे अगर गरीबों का उत्थान करेंगे आप तो ये देश कंगाल हो जाएगा।
अगर आप वास्तविकता में गरीबी की बात करते हैं, गरीब परिवार से आने वाले लोगों की बात करते हैं, तो उनके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कम से कम देश का भला अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने गरीब समाज का भला कर दें। कौन सा भला आपके कोविंद साहब ने किया है इस देश का राष्ट्रपति रहते हुए दलित समाज का? मुझे कोई एक एग्जाम्पल अगर आपके पास हो तो दे दीजिए। कौन सी नीति उन्होंने सुझाई है सरकार को कि देश में दलितों के उत्थान के लिए ये नीति बनाई है? कौन सी नीति मोदी सरकार ने बनाई है? आप वो बता दीजिए। सवाल इस बात का है, केवल देश की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं, सरकार चला सकते हैं, सिकंदर महान बन सकते हैं, लेकिन इस देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं, देश की जनता का भला नहीं कर सकते, उसकी जीवन शैली को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं दे सकते हैं। आपको कोई हक नहीं बनता है कि सत्ता में बने रहने का। फिर उसके बाद जवाब लेंगे राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी ने मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राघवेंद्र जी आज डिबेट में बैठे हैं वाकई में पढ़े कर नहीं आए हैं, और जो जैसे इनकी पार्टी बोलती है वैसे ये बोलते हैं। मैं इनको बता दूं हम राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हैं, लेकिन आप सुनते रहिए। आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं था, आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं था। सुन लीजिए, आपको डर लगता है सुनने में, सुन लीजिए आप नोट कर लीजिए। आप आदिवासी वोटों की राजनीति कर रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त नवीन दुबे जी ने कहा कि गोविंद जी ने देश के लिए क्या किया, तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आपकी सरकार है, 8 साल से आपकी सरकार है। आज दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, उनकी परातों नहीं चढ़ने दी जाती। आप झूठी राजनीति क्यों करते हैं? आप आदिवासी वोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपका विरोध नहीं, मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रपति पद का विरोध नहीं कर रहा, मैं आपकी कार्यशैली का विरोध कर रहा हूं, आपके सिस्टम का विरोध कर रहा हूं। आपका जो सिस्टम है उसका विरोध कर रहा हूं। आपका सिस्टम गलत है। सिर्फ आप वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति। जिनको कोई देश में जानता नहीं था उनको आप गर्मा में पद पर लेके आए हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, एक सवाल उन्होंने उठाया है। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, सवाल पहले सुन लीजिए। राजेश जी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिनको देश में कोई जानता नहीं था, आप उस व्यक्ति को देश के सामने लाए, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? राघवेंद्र जी पहले इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जवाब दे रहे हैं राघवेंद्र जी, राजेश जी इसका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए पहले। ठीक है राघवेंद्र जी। भाई जब ये बेसिरपाई की बातें कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को देश का कोई जानता नहीं था, तो इन्हें ये नहीं पता वो विधायक भी रही है, वो सांसद भी रही है, वो राज्यपाल भी रही है, टीचर भी रही है। और जानने का क्या मतलब होता है? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए तभी जानना होता है? क्या नेहरू गांधी खानदान से पैदा हो तभी वो जानना होता है? क्या मुलायम सिंह का ठीक है, राजनीति में ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए कि जिन्हें कोई नहीं जानता है, मौका उन्हें देना चाहिए। नवीद जी, आजकल इस पर बहस बहुत ज्यादा चल रही है कि फेस नॉन फेस, इसको लेकर खास तौर से यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है। सवाल उठ रहा है कि अपनी फील्ड में कुछ लोगों ने इससे पहले जब राष्ट्रपति बने उन्होंने अपनी फील्ड में तमाम योगदान दिए, चाहे कलाम जी की बात कर ले या कुछ और चेहरों की बात कर ले। ये सवाल उठा रही है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां। जी बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जो इसमें गलत क्या है नाविद जी? नहीं, देखिए, प्रत्याशी चुनना पार्टी का अधिकार है और इसमें कुछ गलत नहीं है। और एक चीज़ को समझना पड़ेगा, देखिए, कौन प्रत्याशी कौन चुनता है राष्ट्रपति का और कौन चुनाव लड़ता है और लड़वाता है? राजनीतिक दल। और जब राजनीतिक दल प्रत्याशी अपने विवेक से चुनेगा तो राजनीति तो होगी। राजनीति मतलब राजनीतिक विवेक सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विवेक क्या था? उसका आपका इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी विफल कब रही? जब उसके बारे में लोगों की धारणा थी कि अपर कास्ट की है। उसने अपना मेकअप किया, उसने फिर दलितों को, पिछड़ों को अपने साथ विश्वास से जोड़ने की कोशिश की, कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद में कोविंद जी को बनाया। मतलब दलितों और पिछड़ों को और कमजोरों को अपने साथ लाने की कोशिश दिखा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, भले ही वो सींग दिखाने वाले हों या फिर काम के हों, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। इस वक्त जो विषय यह है कि राजनीतिक विवेक तो यह है कि उसने एक आदिवासी महिला को चुना, क्योंकि उनको लगता है कि आदिवासी क्षेत्र में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम है।
ये सारी चीजें जो होती हैं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब हम अगर पत्रकार हैं तो हमारी भाषा अच्छी होना चाहिए, शैली, हमारी पकड़, हमारे सोर्सेज। अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसको ये समझ होना चाहिए कि समाज का कौन सा तबका किसको हम कैसे जोड़ें, कहां पर हम कमजोर हैं, कहां पर हम सफल होते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपना विवेक का इस्तेमाल कर रही है और इस तरीके से चयन कर रही है तो इसमें गलत क्या है? राजनीतिक दल है, राजनीति करेगी, इसको कहते हैं राजनीति। राजनीति कोई गलत चीज तो है नहीं। राजनीति तो इस जो लोकतंत्र है भारत का सबसे बड़ा, उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये भी एक राजनीति है और राजनीति में कोई करना कोई बुराई नहीं। राजनीति मतलब राज करने की नीति, जनता को साधना। तो आज की तारीख में जिस पे चर्चा हो रही है वो एक आदिवासी महिला है और उन्होंने इस बात का देश में असर दिखाया कि हम पिछड़ों के, कमजोरों की पार्टी है। इस बात को मानना पड़ेगा। बड़ा धीमे से सच बोले नावेद जी, बड़ा धीमे से सच बोले कि आदिवासी में बीजेपी की पकड़ नहीं है। सामने आ गई कि बीजेपी राजनीति वोट के लिए ये सब कर रही है, देश के लिए नहीं। क्यों नहीं करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी? आप भी करिए। आपने क्यों नहीं किया? आप यूनाइट नहीं हो पाए। जो सच है इस बात को नहीं स्वीकार कर लिए। अगर स्वीकार कर लोगे तो सफल होगे, आगे सफल हो भी। हम सब चाहते हैं आप सफल हो। ये पूरा देश चाहता है कि लोकतंत्र बहुत मजबूत हो। ये पूरा देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां जो है आप सड़क पे उतरो, हमारे दर्द की बात कहो, गरीबों की बात आप करो और आप ताकत बनो। आप इतना कमजोर नहीं बनो। ठीक है, है। आप एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने विधायकों को ही नहीं समझा पाए, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। ठीक है, आपने क्रॉस वोटिंग की बात आपने कह दी। दूसरी बात देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि बार बार कहना पड़ रहा है मैं किसी विपक्ष के खिलाफ कतई नहीं हूं ना, मैं सत्ता के साथ में। लेकिन जो सच है उसको कैसे नकारते? अखिलेश यादव के बगल में राजभर जी, वो राजभर जी जिन्होंने अखिलेश के साथ चुनाव लड़ाने के लिए मोदी जी के एरिया के आसपास हरा दिया था। राजभर ने भाजपा को हरा दिया था। राजभर ने इतने बड़े सिपाही थे किसके? अखिलेश यादव के। पूर्वांचल में कई सीटें हराना भाजपा के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। उस राजभर को वोटिंग के लिए जब मीटिंग हुई तो फोन करके नहीं बुलाया। किसने बुलाया? अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, गृह मंत्री हैं, फोन करते हैं। कोई बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं है राजभर की, इतने ज्यादा वोट भी नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं राजनीतिक दक्षता, इसको कहते हैं राजनीतिक मैनेजमेंट। आप सीखो, क्यों नहीं सीखते हो आप? बिल्कुल, वो जानते हैं सुर्खियों में कैसे बने रहना है। नवीन जी, एक सवाल ये था कि आपके एक विधायक पर भी क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। हालांकि तस्वीर अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आरोप लगा है और सवाल ये भी उठे कि उनके घर पर बुलडोजर चला, शायद इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी इस बार। आप लोग अपने विधायकों और सांसदों को भी नहीं समझा पाए, कन्विंस नहीं कर पाए। कंप्लीट कीजिए। सांसदों को अपनी मर्जी से, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना चाहिए, पार्टी लाइन से हटके वोट करना चाहिए। यदि वास्तव में आप देश के प्रति चिंतित हैं और देश का उद्धार करना चाहते हैं तो कम से कम राष्ट्रपति चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और विधायक और सांसद केवल पार्टी के निर्देश और पार्टी लाइन पर चलते हैं तो मैं समझता हूं उनको जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने का कोई हक प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थ सिद्धि में इतने ज्यादा विवेक शून्य हो चुके होते हैं कि सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। नाविद जी, मेरा एक सवाल आपसे भी जी। आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था आपकी। मुझे ये बता दीजिए कि इस देश के अंदर कौन से राष्ट्रपति ने आज तक अपने अधिकारों का पालन किया है, अपने विवेक का पालन किया है? और क्या आप अपेक्षा करते हैं कि जो वर्तमान में आज राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो अपने विवेक का पालन करेंगे, अपने असीमित अधिकारों का पालन करेंगे, सरकार के ऊपर नियंत्रण करने का कोई काम करेंगे, सरकार को कोई अच्छी नीतियां सुझाने का काम करेंगे? आपने अखिलेश जी पर, समाजवादी पार्टी पर, राजभर जी पर इसके इर्द गिर्द घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। हम इसीलिए निवेदन करेंगे कि आप पहले राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के पद, उनकी मर्यादा, उनके विवेक, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनकी नियंत्रण प्रणाली, इस पर बोलिए। ये चर्चा का विषय है, देश की जनता को जानना चाहिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास कितने असीमित अधिकार होते हैं। लेकिन अफसोस है कि उसका अगर 10% भी वो पालन कर लेंगे, ये देश होने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये पूरा देश कहता है, ये पूरा देश कहता है, आम जनता भी ये कहती है कि राष्ट्रपति पद बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बौना बना देता है राजनीतिक दल। और इसीलिए ये बात बार बार कह रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि विपक्ष पे क्यों हमले किए जा रहे हैं? भाई पत्रकार का फर्ज तो होता है सत्ता पर सवाल उठाना, मैं कहता हूं बार बार, लेकिन यहां पर जरूरत थी। आप रिकॉर्ड तोड़ देते, आगे आप रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करने को। होता क्या है, जब सत्ता ही हमेशा राष्ट्रपति पद को जीत लेती है, विपक्ष, इसीलिए तो कहा जाता है विपक्ष मेहनत करो, विपक्ष की भूमिका बड़ी होती है। विपक्ष का अगर प्रत्याशी जीता तो रबड़ स्टैम्प नहीं बनता।
मेन चीज ये है, जो विपक्ष इतना नाकारा हो जाता है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। राजभर का नाम आएगा, आपकी विफलता का नाम आएगा, आपको आईना इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप ताकतवर बने। सीबीआई ये सब भी तो मत डरिए, जाइए जेल भर दीजिए, पूरा जेल भर दीजिए। इंदिरा गांधी के टाइम में कोई समाजवादी घर पे या डिबेट में नहीं था, सब जेल में थे। बुलडोजर चल जाएगा, जाइए जेल, जाइए जेल, जाइए जेल भर दीजिए, जेल बनवा दीजिए। ईडी के छापे पड़ने लगेंगे, कौन विधायक रिस्क लेगा भाई? कांग्रेस प्रोटेस्ट, हाँ बस करिए। आप सिर्फ सोनिया के लिए और राहुल जी के लिए नहीं, सोनिया जी के लिए नहीं, देश के लिए लड़िए, जेल भर दीजिए। अगर तानाशाही हो रही है तो कोई किसी भी राजनेता या कार्यकर्ता या प्रवक्ता का यह हक नहीं है कि वो स्टूडियो में बैठा रहे या बात करे या एसी और गाड़ियों में बैठे। जाइए जेल, आपका हक है। जनता भी जाएगी जेल में अगर उसको लगेगा ये सत्ता तानाशाही कर रही है। आपको क्या लगता है सत्ता तानाशाही नहीं कर रही है, जनोपयोगी काम कर रही है? आप बता दीजिए, आप ही के कई जगह नजर आता है। और मैं कहता हूं जब विषय होता है तो मैं कहता हूं, एक एक बिंदु पे बात करता हूं। तानाशाही होती है, तानाशाही का सिलसिला कांग्रेस से शुरू हुआ था, जो आज और ज्यादा हो रही है। नावेद साहब आज हो रही है या नहीं हो रही है? एक लाइन में हाँ या ना बोल दीजिए। कई चुनाव में नजर आया, पंचायत चुनाव में नजर आया, समाजवादी पार्टी के लोगों के कुर्ते फाड़ते नजर आए। अखिलेश यादव अपने उन साथी की लड़ाई में लड़ पाया जिनका कुर्ता फाड़ के जिनका पर्चा भर दिया गया था। तानाशाही हो रही थी। ठीक है, एक सवाल राघवेंद्र जी से भी ले ले, बहुत देर से उनके पास नहीं गए। राघवेंद्र जी, एक सवाल आपसे भी है। राघवेंद्र जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। राजेश जी अभी आपके पास आ रहे हैं, राघवेंद्र जी से पहले एक सवाल हम लेंगे। राघवेंद्र जी, जिस न्यू इंडिया की बात आप कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को आप उतार रहे हैं और लगभग जीत की तरफ वो बढ़ भी रही है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हीं के गांव में बिजली नहीं है। बताया जा रहा है कि उनके गांव में बिजली नहीं है, मोबाइल तक नहीं चार्ज हो पाता है। ये खबरें आपके कानों तक भी पहुंची होंगी सर? नहीं, अगर इस प्रकार की अगर बिजली नहीं है या सीवर लाइन नहीं है या जो व्यवस्था नहीं है तो समय रहते सब पहुंचाई जाएगी। ये बात तो दुनिया जानती है। जिस क्षेत्र से जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, वो क्षेत्र देश का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए उनको द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है राष्ट्रपति। कम से कम उस क्षेत्र के विषय जो है वो कम से कम सदन तक पहुंचे, और सदन तक राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद है उसको लेकर। राघवेंद्र जी जो अभी तक उन पर इतने पद थे, इतने धर्मामयी पद थे, विधायक थी, सांसद थी, राज्यपाल थी, आपने कहा था क्या वो पद विकास के लिए नहीं थे, जनता के लिए नहीं थे, जो अब इस कुर्सी पे बैठा गया? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस कुर्सी पे तो आपने आदिवासी वोट लेने के लिए बैठा है। पहले भी उन पर धर्मामयी पद रहे हैं, विधायक धर्मामयी पद है, सांसद धर्मामयी पद है, राज्यपाल धर्मामयी पद है। आप ही के जवान से सुना देने अभी, आप ही के जवान से सुना देने अभी, और अब आप कह रहे हैं कि विकास के लिए हम बैठा रहे हैं। आप देश के विकास के लिए बैठा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के वोट लेने के लिए आप बैठा रहे हैं। आप अपने मुंह के सच कबूल गए, आप सच कबूल गए। इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है डिबेट को आगे बढ़ाने की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि देश की अगली राष्ट्रपति कौन होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।